मोदी का राज तिलक है आज और अब से कुछ ही समय बाद चाय पर चर्चा शुरू हो जाएगी। संभावित मंत्रियों से नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा है। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। चिराग पासवान भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। रवनीत बिट्टू भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। जीतन राम मांझी, अजय टम्टा भी पीएम आवास पहुंच गए हैं। देखिए, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को दही खिलाती हुई आपको नजर भी आ रही है, यानी कि मीठा खिलाती हुई, दही चीनी खिलाती हुई आपको नजर भी आई थी। और देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज नरेंद्र मोदी का राज तिलक है। इससे पहले भी आपने सुना होगा, जब बैठक चल रही थी उसमें भी नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था कि इस बार जो 10 सालों में कार्य हुए हैं वो तो एक ट्रेलर ही था। कार्य जो हैं वो आगे भी होंगे और इससे ज्यादा काम होंगे। और आज नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में तमाम जितने भी माननीय हैं वो भी पहुंच गए हैं। हरियाणा से 3 सांसद जो हैं वो पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। इनमें से मनोहर लाल को भी फोन कॉल आया और इधर गुरुग्राम से नवनिर्वाचित सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी अब से कुछ ही समय बाद पहुंच जाएंगे। जीतन राम मांझी, अजय टम्टा भी पीएम आवास पहुंच गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही समय बाद चाय पर चर्चा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगी। नजर लगातार हमारी बनी रहेगी, जानकारी भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगी चाय पर चर्चा। तो थोड़ी ही देर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू। संभावित मंत्रियों से नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। हरियाणा से 3 सांसद पीएम आवास पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर भी पीएम आवास पहुंचे। अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी चाय पर चर्चा। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। हरियाणा से 3 सांसद पीएम आवास पहुंचे हैं। मनोहर लाल पीएम आवास में मौजूद। राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर भी पीएम आवास पहुंचे हैं। हरियाणा से 3 ऐसे सांसद हैं जो पीएम आवास पर पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी तो पहुंच गए हैं और आपको ये बता दें, मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं। हरियाणा से 3 सांसद पीएम आवास पहुंचे हैं। मेरी सहयोगी दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और लगातार मेरी सहयोगी नजर भी बनाए हुए हैं। अपराजिता, देखिए, अब से कुछ ही देर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये बताइए सबसे पहले तो कि कौन कौन पहुंच गया है। जी बिल्कुल, एक लंबी लिस्ट है जो नेताएं जो पहुंच चुके हैं, जिन्हें कॉल पर बुलाया गया था, यानी हाई टी के लिए, चाय पर चर्चा के लिए जिन्हें बुलाया गया था, तमाम नेता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे। कुछ नेता हालांकि अभी भी पहुंच रहे हैं। मूलतः मैं बात करूं अगर तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और कई और नेता पहुंच चुके हैं। हरियाणा की मैं अगर बात करती हूं तो पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं मनोहर लाल, साथ ही राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में जो हाई टी है, यानी चाय पर चर्चा है, कैबिनेट को लेकर जो डिसीजन लेना है वो भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। साथ ही अन्य दलों के जो भी नेता हैं जिन्हें कॉल जा चुका है वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी हो जाएंगे या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाते हैं, अजय टम्टा हो जाएंगे, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से जो सांसद हैं, जीतन राम मांझी, साथ में रवनीत बिट्टू, जितेंद्र प्रसाद, किरण रिजिजू
रिजिजू, HD कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नित्यानंद राय, अमित शाह, JP नड्डा दोनों साथ में पीएम आवास पर पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह, साथ ही कई और जो नेता हैं वो सभी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही देर में या संभवतः हम कह सकते हैं कि जो बैठक है वो शुरू भी हो चुकी होगी, हाई टी शुरू हो चुकी होगी, सभी को बुलाया गया है, यहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि अब फाइनल कह सकते हैं कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये अब फाइनल हो जाएगा कुछ ही समय में। जो इंतजार किया जा रहा था कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं, वो अब कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। मगर देखिए खास चीजें हो जाती है अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि देखिए कुल 10 सीटें हैं हरियाणा में। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, 5 सीटों हार गई भारतीय जनता पार्टी। 5 सांसद में 3 सांसद हरियाणा के, मैं समझ सकते हैं कि कुल 5 में से 3 को कॉल कर बुलाया गया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2 को रिपीट किया जा रहा है, 1 को नई जिम्मेदारी, यानी राव इंद्रजीत की बात करते हैं, कृष्णपाल गुर्जर की बात करते हैं तो उन्हें वापस से रिपीट किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि हमने सुना था किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेनिंग के लिए आए थे, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करते हैं तो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा था कि दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली बुलाया जाएगा, इस तरह की चीजें हमें सुनने को मिल रही थी। अब बिल्कुल फाइनली दिल्ली बुलाया जा चुका है, उन्हें कॉल पर बुलाया जा चुका है। तो कुल 5 सांसद में से 3 सांसदों को बुलाया जा चुका है। तो कुछ ही कह सकते हैं कि बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। वहीं अगर हम अन्य राज्यों की भी बात करें तो महाराष्ट्र से भी 3 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उन्हें भी बुलाया जा चुका है, वो भी पहुंच जाएंगे कुछ ही समय में। वहीं देखिए खास हो जाती है कि एनडीए की अगर मैं बात करती हूं तो एनडीए में एनसीपी भी आती है। अभी तक एनसीपी में किसी को भी कॉल नहीं गया है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उन्हें कोई भी संभावना ही नहीं दिख रही है फिलहाल कि उन्हें कोई भी पद दिया जाएगा, कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं अगर बिहार की हम बात करते हैं तो जेडीयू से फिलहाल 2 को दिया गई है, 2 जिम्मेदारी दी गई है, 2 इंसान को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अगर मैं बात करूं एलजेपी की तो चिराग पासवान को कॉल गया है, हम में से जितेंद्र राम मांझी को कॉल गया है, लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर में देखा था उनके पिता को कुछ ही समय पहले भारत रत्न भी दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक पासा पलट गया था, जेडीयू एनडीए का हिस्सा हो गई थी, तो इस बार उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है रामनाथ ठाकुर को। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि इन्हें कॉल तो आ चुकी है, कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, किस पार्टी में, क्योंकि देखिए हमने सुना भी था किस तरह से राम मोहन नायडू की अगर मैं बात करती हूं तो टीटीपी से राम मोहन नायडू को जगह दी गई है, उन्हें कॉल आया है, सबसे यंगेस्ट सांसद कह सकते हैं, कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं उन्हें 26 साल में, तो उन्हें भी बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि उनके द्वारा कही जा रही है, टीटीपी के सभी लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी तरीके का कोई शर्त नहीं डाला जा रहा है, किसी तरीके की कोई भी विश लिस्ट जिसे कह सकते हैं वो नहीं सामने दी गई है। एक तरीके से सरकार चलानी है, हमें सब साथ मिलकर हम चलाएंगे, इस तरह की चीजें हालांकि कहीं तो जा रही है। अब देखने वाली बात है कि अभी जब बैठक होती देखिए है आप तो सुबह से ही इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। मैं आपसे ये भी जानकारी चाहती हूं क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए कुछ विदेशी मेहमान जो हैं वो यहां पर पहुंच भी गए हैं, जिनका पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये भी जानकारी आप दीजिए कि अभी कौन कौन वहां पर मौजूद है और कौन ऐसे मेहमान हैं जो अभी पहुंच रहे हैं या फिर जो रास्ते में हैं, और अगर विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई होगी, क्या कुछ इंतजाम तमाम विदेशी मेहमानों के लिए अपराजिता? जी बिल्कुल, अगर विदेशी मेहमानों की मैं बात करती हूँ तो एक लंबी लिस्ट है जिन्हें इनविटेशंस दी गई थी। कई जो नेता हैं, यानी अगर हम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो वो कल ही दिल्ली पहुंच चुकी थी। वहीं अगर मैं आज की बात करती हूँ तो आज भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, यानी पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट कंट्रीज के, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। उनकी अगर सिक्योरिटी की मैं मूलतः बात की जाऊँ तो जिस होटल में वो रुक रहे हैं उस होटल में पूरी तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिस तरह से मैंने जिक्र भी कर रहे थे सुबह कि किस तरीके से 3 टायर जो सिक्योरिटी है वो दिल्ली में बढ़ा दी गई है कि किसी तरीके का कोई चूक ना हो। क्योंकि फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सिक्योरिटी बहुत पुख्ता रहनी चाहिए। तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, जिस भी होटल में वो रुक रहे हैं वहां पे काफी पुलिसकर्मियां लगाए गए हैं। एक रूम दिया गया है जहां पे पूरी तरीके से सीसीटीवी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से सिक्योरिटी की गई है। अगर मैं बात करूं कि किन्हें किन्हें इन्विटेशन दिया गया था तो श्रीलंका के
प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को दिया गया था, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू को, वाइस प्रेसिडेंट सेशल्स के मिस्टर अहमद अफीफ को, साथ ही प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की शेख हसीना वो हैं जो सबसे पहले जिन्होंने कंफर्मेशन दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सेरेमनी में वो आएंगी, और कहीं ना कहीं उनके एक कंफर्मेशन से कि किस तारीख को वो आएंगे, कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओथ लेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ही कंफर्मेशन दिया था कि ओथ सेरेमनी में वो मौजूद रहेंगी। साथ ही अगर मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मिस्टर प्रविंद कुमार जुगनाथ भी कंफर्म कर चुके हैं, वो भी इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रहने वाले हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल भी प्रचंडा वो भी रहने वाले हैं। साथ ही भूटान के प्राइम मिनिस्टर सेरिंग टोब्गे भी इस ओथ सेरेमनी में रहने वाले हैं। सभी के जो एक कह सकते हैं कि एक लिस्ट तैयार किया गया था कि कौन कितने बजे कहां पहुंचा जा रहा है, सभी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज की गई है, ये कहीं से भी कोई लूप होल ना हो जाए, किस तरीके से पिक एंड ड्रॉप क्या चीजें करनी वाली है, सभी चीजें हो रही है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ पूरे रास्ते की, तो जिस रास्ते से वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे उस रास्ते में पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है, हर गाड़ियों की, हर व्हीकल की चेकिंग की जा रही है, प्रॉपरली चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई चीज ना हो। जब उनका शायद टाइम भी, उनकी जो टाइम है जिस समय वो होटल से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पे स्वेरिंग इन सेरेमनी भी होने वाली है, वहां पर उस पूरे रास्ते में किस तरह से क्या चीजें होने वाली है, जब वो जाएंगे किन्हें सिक्योरिटी के लिए भेजा जाएगा, सभी चीजों को पहले से ही फिक्स किया जा चुका है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से चौगन्नी कर दी गई है। जो भी फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया में साउथ ओथ सेरेमनी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, अपराजिता ये भी जानकारी दीजिए, कितनी देर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद कर सकते हैं कि चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा। हालांकि 11:30 बजे का समय दिया गया था, 12:30 बज चुके हैं, तो लगभग कह सकते हैं कि ये बैठक शुरू हो गई होगी। अब चूंकि प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है तो काफी इंटरनल ये बैठक कह सकते हैं। तो अब हालांकि जाते हुए तो लीडर्स को बिल्कुल देखा गया था कि कौन कौन लीडर्स पीएम आवास पर पहुंचे थे, क्या कुछ चीजें रही, जब वो निकलेंगे तो वो भी देखा जाएगा। अब हालांकि अंदर में अब क्या चीजें हो रही है ये स्पष्ट रूप से फिलहाल नहीं कहा जा सकता, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। मगर बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बैठक शुरू हो गई होगी, चर्चाएं भी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल, अपराजिता आपने अभी फिलहाल जानकारी दी है कि जो चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मौजूद रहा है, अगर आप ये भी जानकारी दे पाए कि कौन कौन वहां पर पहुंच चुका होगा, कोई ऐसी जानकारी, और क्या जिन्हें कोई एक पद दिया जा सकता है, क्या वही मौजूद है चाय पर चर्चा कार्यक्रम में या फिर उसके अलावा भी? फिलहाल ये अपडेट है कि जिन्हें जिन्हें कॉल किया गया था, यानी जिन्हें चाय पर इनवाइट किया गया है, केवल वही पीएम आवास पर फिलहाल मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए बैठक की अगर मैं बात करती हूं तो जब एनडीए की बैठक हुई थी तो तमाम लीडर्स उस बैठक में मौजूद थे। आज रात को भी जब अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर डिनर इन्विटेशन दिया गया है, सभी को बुलाया गया है, तभी वो सभी मौजूद रहेंगे। मगर ये कैबिनेट को लेकर डिस्कशन हालांकि किया जा रहा है कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी, जिन्हें कॉल किया गया है, केवल वही मौजूद रहने वाले। हालांकि जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्हें भी कॉल गया है तो कैबिनेट में उन्हें भी संभवतः जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब इंतजार रहेगा, इंतजार करना होगा इस बैठक को खत्म होने का। अब संभवतः वहां से फिर कुछ बातें निकल कर आती है, कुछ जानकारी निकल आती है कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर आखिर का हमें वेट करना होगा कि जब स्वेरिंग इन सेरेमनी हरियाणा से तो 3 ऐसे नवनिर्वाचित सांसद हैं जिन्हें कॉल आई है। जी बिल्कुल, हरियाणा की बात करती हूँ तो 3 सांसदों को, नवनिर्वाचित सांसदों को कॉल आई है। सबसे पहले जो खबर है, सबसे पहले मनोहर लाल को आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल, 9.5 इयर्स तक उन्होंने सर्व किया है। तो एक काफी कह सकते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस है, एक भरोसा जताया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि उन्हें स्टेट से अब केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। सबसे पहला कॉल उन्हें आया था। उसके बाद फिर राव इंद्रजीत का भी रिपीट किया जा रहा है। उसके बाद फिर कृष्णपाल गुर्जर का भी नाम इस लिस्ट में डाला गया है, उन्हें भी कॉल आया, उन्हें भी चाय पर इनवाइट किया गया है और वो भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सेम जिम्मेदारी उन्हें रिपीट की जाएगी या फिर कुछ और जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, या क्या चीजें रहती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। मगर बिल्कुल इन तीनों पर विश्वास फिर से जताया गया है। खास करके मनोहर लाल पर हम कह सकते हैं विश्वास जताया गया है, उन्हें भी इन्वाइट किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की भी बात करती हूँ। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, ठीक उसी प्रकार से शिवराज सिंह चौहान को भी दिल्ली में
बुला लिया गया है, अपने स्टेट से बुलाकर अब दिल्ली में उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखा जाएगा कि क्या जिम्मेदारी किसे दी जाती है कहीं, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा सवाल खुद में उठ जाता है, क्योंकि एनडीए के अगर बाकी 1.0 2.0 की मैं अगर बात करूं मोदी सरकार की, तो इससे पहले हालांकि गठबंधन में थी मगर डिपेंडेंट नहीं थी, मगर इस बार कहीं ना कहीं मोदी सरकार डिपेंडेंट है। भारतीय जनता पार्टी को मदद की जरूरत पड़ी है। हालांकि एनडीए के जो भी नेता हैं, अगर नीतीश कुमार की भी मैं बात करती हूं तो किस तरीके से अपने स्पीच में, जब एनडीए की बैठक हुई थी तो किस तरीके से अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले ले। टीडीपी के द्वारा भी कहा जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू के द्वारा भी कहा गया था कि किसी तरीके से जिस दिन वो जेपी नड्डा के घर आए थे बैठक के लिए, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, वहां भी उन्होंने कहा था किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक जुटता, एक यूनिटी तो हालांकि दिखाई जा रही है एनडीए में, मगर वही मंत्रालय की बात की जाए तो एक दिया जाएगा मंत्रालय भी, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसे कहां कॉम्प्रोमाइज करना होगा, किसके मंत्रालय को वापस से रिपीट किया जाएगा या किसी कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि कुछ तो डिमांड किए गए हैं। अगर जेडीयू की बात की जाए, सूत्रों की बात की जाए तो कुछ डिमांड हालांकि किए गए हैं, जैसे रेल, कृषि जैसी चीजें हो गई, वही एलजेपी ने भी कृषि की डिमांड की है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिम्मेदारी चिराग पासवान को दी जाती है, क्या जिम्मेदारी मांझी को दी जाती है, क्या जिम्मेदारी जेडीयू के दोनों नेताओं की दी जाती है, वहीं शिंदे गुट की बात की जाए उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, और बाकी दलों की भी बात की जाए, वहीं बीजेपी की बात की जाए तो किन्हें वापस से क्या जिम्मेदारी दी जाती है। रेलवे की जिम्मेदारी क्या किसी से लेकर किसी कुछ और मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को दिया जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए मोदी का राज तिलक है और सबसे बड़ी बात हो जाती है, एक अहम बात हो जाती है। जब बैठक चल रही थी एनडीए की, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र किया था कि एनडीए का मतलब है गुड गवर्नेंस, किस तरह से आगे वो सरकार चलाने वाले हैं, उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए थे। उनका ये भी कहना था कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे बहुत अच्छे से निभाऊंगा, और जिम्मेदारी जो यहाँ पर दी गई है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम है जो 7:15 पर शुरू हो जाएगा। प्राजिता, कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो कार्यक्रम शुरू होगा 7:15 पर, अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की मैं बात करती हूँ तो चूंकि जहां पर होने वाले है ये सेरेमनी होने वाली है, वहां पे हालांकि हाई सिक्योरिटी होगी, तो फिलहाल अभी जाने की इजाजत नहीं है वहां पर। मगर अगर बात की जाए तो उस वहां पर बिल्कुल भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, करीब 7 से 8 हजार लोगों की अकोमोडेशन वहां पे डाली गई, तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कितना भव्य ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। 6 बजे के करीब ये जो गेट है वो बंद कर दिया जाएगा, यानी उससे पहले जो भी वहां पर पहुंच चुके हैं वो सेरेमनी के लिए वो पहुंच चुके हैं, बाकी किसी को फिर एंट्री नहीं मिलेगी। इस की चीजें भी सामने आ रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तो सेरेमनी में रहने वाला है। क्योंकि देखिए एक और चीज अहम हो जाती है कि हर स्टेट से, क्योंकि देखिए कल्चर को बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल्चर को डिफरेंट फील्ड की चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा फोकस में रखते हैं, इन चीजों को करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंट स्टेट से जिनके कल्चर है उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया जा रहा है। ट्राइबल हो जाएंगे या डिफरेंट स्टेट्स के जो डांस होते हैं, म्यूजिक होती है, बैंड होते हैं, उन सभी को मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए, लगातार आप जानकारी भी दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन साहब भी जुड़ गए हैं। जादौन साहब, बहुत स्वागत आपका। जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो हैं वो पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, 7:15 पर यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इस कार्यक्रम को, क्योंकि अब से कुछ ही समय बाद चाय पर चर्चा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जो जरूरी आंकड़ा था, जो जरूरी संख्या थी स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लिए, वो हासिल नहीं कर पाई। लेकिन देखिए कि एनडीए के सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में तीसरी बार के लिए विश्वास व्यक्त किया, और सभी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी एक तीसरे टाइम अपनी सरकार का नेतृत्व करें और हम उनको समर्थन दें और देश को विकास की पथ पर आगे बढ़ाएं, और जो भी अब तक का एजेंडा रहा है उनका, उसको पूरा करने का काम करें। और बाकी तो ये है कि भरोसे की बात ये है कि जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनके अपने अपने एजेंडे हैं, मतदाताओं के साथ उनके अपने वादे हैं, उनके अपने क्षेत्र की विकास की जरूरतें हैं, तो उनको भरोसा है कि मोदी जी सबको साथ लेकर चलेंगे और सबकी जरूरतें पूरी करेंगे। और ठीक है राजेंद्र साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें
मोदी कैबिनेट में हरियाणा से होंगे 3 मंत्री। तो ये बड़ी जानकारी, करनाल से सांसद मनोहर लाल मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। कृष्ण पाल गुर्जर को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट में हरियाणा से 3 मंत्री होंगे। करनाल से सांसद मनोहर लाल मंत्री होंगे। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। कृष्ण पाल गुर्जर को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, ये 3 नवनिर्वाचित सांसद जिन्हें सबसे पहले कॉल आई है। तो करनाल से सांसद मनोहर लाल मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह फिर मंत्री बनेंगे। कृष्ण पाल गुर्जर को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट में हरियाणा से 3 मंत्री होंगे। तो आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह फिर मंत्री बनेंगे। तो तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र साहब भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र साहब, हम बात कर रहे थे इसी खबर को लेकर। अब तो ये भी जानकारी सामने आ गई है पुख्ता सूत्रों के हवाले से कि 3 जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। राजेंद्र साहब, क्या लग रहा है? नहीं, ठीक है कि वो देखिए कृष्णपाल गुर्जर जी जो है 3rd टाइम बनाए जाएंगे। वो पहले कार्यकाल से ही मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है और तीसरी बार अगर उनको चांस मिल रहा है तो उसका मतलब यही है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। बिल्कुल। और चुनाव भी उन्होंने मजबूती के साथ लड़ा और जीता है। राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी यही है कि ऐसे दौर में जब कुछ रिवर्स माहौल बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ये मजबूत योद्धा साबित हुए लोकतंत्र के हरियाणा से। और मनोहर लाल जी का तो ये है कि मुझे लगता है कि पहले से ही चयन कर लिया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिलाकर उनको करनाल से चुनाव लड़ाया गया और वो काफी अच्छे वोटों के साथ जीते भी हैं। तो उनको भी मौका मिल रहा है। तो लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चॉइस ठीक है कि वो अपने मंत्रिमंडल को वो सक्षम बना के रखना चाहते हैं कि वह अंतिम सभा में इस्तीफा देने से पहले मोदी जी ने तारीफ भी की थी कि ये काफी सक्षम है, नए प्रयोग करते हैं और हरियाणा को बड़ा संभाल के रखा। तो मुझे लगता है कि ये एक इशारा था कि आइए केंद्र सरकार में पूरे देश की भी सेवा कीजिए। तो मुझे लगता है कि अब ये चुनाव जीतने के बाद ये जो मंत्रियों का चयन किया गया वो सोच समझ के किया गया है। वो उनकी प्रशासनिक क्षमताएं भी प्रधानमंत्री जी ने परखी हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने एक विपरीत माहौल में बड़े मजबूत बहुमत के साथ अपनी सीट जीत ली है, तो वो भी एक पुरस्कार है। और इसलिए भरोसा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो जिनके हाथ में प्रशासन होना चाहिए, योजनाएं होना चाहिए, तो उनको किस तरह से अमल किया जाए उसकी सूझबूझ इनके पास है। तो इसको देखते हुए ही इन 3 मंत्रियों का चयन किया गया है। और आगे भी अब ये है कि बड़ा क्रूशियल दौर है प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि तमाम विशेषज्ञों की राय ये भी रही है कि मोदी जी को कोalition गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव अभी तक नहीं था, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो किस तरह से सबको साथ लेकर सबकी जरूरतें, सबकी विचारधाराएं, उनमें एक संतुलन बनाते हुए कैसे सरकार चलाते हैं 5 साल। तो ये देखना होगा। तो ये सबकी निगाहें अभी इस पर टिकी हुई है और मंत्रिमंडल गठन पर भी लगी हुई है कि किस घटक दल को कितने मंत्री पद दिए जाते हैं, क्योंकि मांग जो है सब तरफ से आ रही है। हमारे हर 3 सांसद पर 1 मंत्री, 2, 4 पर कोई 4 की मांग कर रहा है, कोई लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहा है। तो अब ये जो चुनौतियां होती है एक तरह की, इन चुनौतियों से मोदी जी किस तरह से निपटते हैं ये एक देखने की ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेंद्र साहब, देखिए गुरुग्राम से नवनिर्वाचित सांसद राव इंद्रजीत सिंह को भी फोन कॉल आया और अभी फिलहाल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह पहले भी रहे हैं मंत्री और अब फिर से ऐसी जानकारी सामने आ रही है, तो क्या कामकाज के आधार पर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर अनुभव के आधार पर? देखिए, परफॉर्मेंस उनकी हुई है ना,
मोदी जी ने उनकी परफॉर्मेंस पहले कार्यकाल से ही देखी है और अब देखते आ रहे हैं लगातार जो है जो परफॉर्मेंस देखी है उसमें निश्चित तौर पर वो सक्षम साबित हुए हैं और क्योंकि ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी उनको हासिल हुआ है। तो सवाल ये है कि लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल करना, वोट हासिल कर लेना, चुनाव जीत जाना, ये एक पहलू है राजनीति में, एक पहलू है। पर दूसरा पहलू ये है कि जब आपको जिम्मेदारी मिल जाती है चुनाव जीतने के बाद, आप जो है पद ग्रहण करते हैं, उस पद के अनुकूल किस तरह से काम कर पाते हैं आप, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो ये जो 3 लीडर्स का चयन किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए, ये इन्होंने अपनी क्षमता साबित की है कि वो प्रशासन भी बखूबी चला सकते हैं और जनहित की जो योजनाएं हैं उनको ठीक से अमल में ला सकते हैं और तमाम तरह की सतर्कता जो योजनाओं के दुरुपयोग की है उस पर भी नजर बनाए रख के काम कर सकते हैं। तो ठीक है राजेंद्र साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी हरियाणा न्यूज की न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी जुड़ गई है। ज्योति, देखिए एक बहुत बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि हरियाणा के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। किस तरह से आप देख रही हैं? बिल्कुल साधना, देखिए हरियाणा न्यूज पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि मोदी कैबिनेट 3.2 में हरियाणा से 3 बीजेपी सांसदों को जगह मिल सकती है। और दिलचस्प ये हो जाता है कि 5 ही सांसद चुनकर आए। पिछली बार हालांकि क्लेम सिर्फ किया था, इस बार भी दावा कर रही थी बीजेपी 5 ही सांसद जीतकर आए हैं, उनमें से 3 को जगह दी जा सकती है। तो ऐसे में ये भी साफ होता है कि चुनाव करीब है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला कहीं लिया जा रहा है। हालांकि सूत्रों ने अभी जानकारी दी है कि तीनों को फोन आया है और चाय पर चर्चा, उसके बाद आप जानते हैं इन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस में रहे, यूपीए सरकार में भी दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे। अब भी 2014 से जब से बीजेपी में आए हैं, गुरुग्राम से लगातार ही जीत हासिल कर रहे हैं। जब से गुरुग्राम सीट का परिसीमन 2008 के बाद जब से गुरुग्राम सीट बनी, लगातार 4 बार राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। अहिरवाल में स्ट्रॉन्ग होल्ड इनका माना जाता है, मजबूत पकड़ इनकी मानी जाती है, जो कई विधानसभा सीटों को प्रभावित करती है। और यही कारण हो सकता है कि इन्हें पिछले 2 कार्यकाल में भी जगह दी गई थी, इस बार भी इन्हें जगह दी जा सकती है। अहिरवाल बेल्ट को साधने का बड़ा प्रयास किया जाएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। मनोहर लाल की बात करें, मोदी की गुड बुक में आते हैं, सबसे बड़ा, चूंकि आप जानते भी हैं जब मोदी हरियाणा के दौरे पर आए थे उस वक्त भी तारीफ मनोहर लाल की गई थी। हालांकि उसके तुरंत बाद इन्हें सीएम पद से हटाया जरूर गया था, लेकिन तब किस तरह से मिलकर काम किया गया, संगठन में काम किया गया, साथ रहती थी, तमाम बातों का मंच से जिक्र किया गया था। तो पीएम मोदी के करीबी हैं, ये गुड बुक में आते हैं, उनकी संगठन के साथ काम किया है। 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 में हालांकि एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनाल विधानसभा से की थी। 2019 में मार्जिन जरूर थोड़ा कम हुआ। 9.5 साल बाद इन्हें जब हटाया जाता है तो करनाल से उसी दिन जब ये विधानसभा विधायक का पद से इस्तीफा देते हैं, सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, उसी दिन लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आती है जिसमें साफ हो जाता है कि करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे मनोहर लाल। मार्जिन हालांकि करनाल में पिछली बार संजय भाटिया ने लड़ा, उसके मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है। 2,25,000 के करीब वोटों से जीते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तब से ही चर्चाएं थी साधना, खुद हरियाणा न्यूज ने भी बताया था कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या ये संगठन में होगी, क्या ये सरकार में होगी, ये हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया था। तो इन्हें कॉल आए थे ये, और इससे आज ये साफ हो रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अब देखना ये है तीनों को कितने बड़े पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, क्योंकि अब तक हरियाणा से राज्य मंत्री रहे मोदी कैबिनेट में, दोनों कार्यकाल की हम बात करें, क्या फुल फ्लैश को मंत्रालय दिया जाता है या राज्य मंत्री बनाया जाता है, कि राज्य मंत्री अगर बनाया जाता है कितने महत्व का मंत्रालय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ये 2 नाम हुए। कृष्णपाल गुर्जर की हम बात करें, इससे पहले भी 2 कार्यकाल में मंत्री हो रहे हैं, राज्य मंत्री रहे मोदी कैबिनेट में, और जातिगत समीकरणों को भी चूंकि साधा जाता है, गुर्जर समाज से आने का उन्हें सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आया है दोनों कार्यकाल में। और इस बार भी कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कृष्णपाल गुर्जर को जगह मिल सकती है। पिछली जीत हालांकि इनकी बड़ी थी, इस बार मार्जिन इनका काफी कम पहले से हुआ है और कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार। हालांकि इलेक्शन आते इनका चुनाव उठा भी, तो इस बार भी जीते हैं। चर्चाएं थी इनको बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा, इस बार जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब पुख्ता सूत्री जानकारी दे रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर को इस बार भी मोदी 3.0 में भी जगह मिलने जा रही है। तो ये 3 नाम हो गए फरीदाबाद और गुरुग्राम से।
और साथ ही करनाल से मनोहर लाल, इन तीनों चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। हमारे पुख्ता सूत्री जानकारी दे रहे हैं। साधना, बिल्कुल, देखिए हम भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, आपने भी जानकारी दी है। देखिए ज्योति, अगर मैं बात करूं गुरुग्राम से नवनिर्वाचित सांसद राव इंद्रजीत सिंह की, जो पहले भी सांसद रहे हैं और एक भरोसा जो है वो गुरुग्राम की जनता उन पर करती भी है, तो क्या कामकाज के आधार पर एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है या फिर अनुभव के आधार पर? देखिए, राव इंद्रजीत कांग्रेस से आए, कांग्रेस में भी हालांकि इन्हें हम अलग अलग हरियाणा की ही बात करें, जब महेंद्रगढ़ जब सीट होती थी तब महेंद्रगढ़ से लोकसभा जीतते आए। यूपीए सरकार में भी इन्हें मंत्री बनाया गया था। लगातार 10 साल से मोदी सरकार में भी ये मंत्री हैं और अब एक बार फिर से इन्हें जगह मिलने जा रही है। और बड़ी मजेदार और दिलचस्प बात ये है, अब बीजेपी में रहते हुए ही 10 साल में भी सवाल उठाते रहे। अब 4 तारीख को जिस दिन परिणाम आए उस दिन भी इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि गुरुग्राम में बिजली क्यों नहीं आई, गुरुग्राम का विकास क्यों नहीं हुआ, चुनाव के वक्त ही क्यों लाइट काटी गई है, इसे लेकर भी सवाल जवाब करेंगे। कुछ लोग फिक्र बात कर रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट ली जाएगी चुनाव के बाद। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को आंखें दिखाते रहे। देखिए, अलग अलग मौकों पर बीजेपी की जो पार्टी लाइन है उसके खिलाफ भी जाते नजर आए, लेकिन अहिरवाल बेल्ट में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसका फायदा इन्हें कहीं ना कहीं मिलता रहा है। इस बार इनकी ओर से ये भी बयान दिया गया कि कल हरियाणा न्यूज ने भी चलाया, इनकी एक वीडियो क्लिप वायरल है कि दक्षिण हरियाणा के माध्यम से ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेंगे। तो सीएम की कुर्सी को लेकर पहले भी कहते रहे, अब भी कहा गया है, पहले भी इनकी ओर से कहा गया था बीजेपी में बदलाव होंगे, जो अभी बड़े ओहदों पर बैठे हैं जरूरी नहीं बैठे रहेंगे। तो बीजेपी हालांकि अनुशासन वाली पार्टी है, इस तरह के बयान देने वालों को तरजीह नहीं दी जाती है, लेकिन इसमें अपवाद है। राव इंद्रजीत जो कि बहुत बार सीएम के खिलाफ भी, पार्टी लाइन के खिलाफ भी बोलते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव करीब है और इसको कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी। अब क्योंकि मोदी सरकार बनने जा रही, तो इस बात का जरूर कोई कोई फायदा उठाने का प्रयास तो होगा कि हरियाणा को अधिक प्राथमिकता दी जाए, हरियाणा का प्रतिनिधित्व अलग हो, ज्यादा हो। और यही कारण है कि 5 सांसद चुनकर आए हैं। हरियाणा कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, उसके बावजूद भी हरियाणा वासियों के लिए हालांकि अच्छी बात है, उसके बावजूद भी 3 मंत्रियों को जगह मिलने जा रही है। इससे पहले भी 3 राज्य मंत्री रहे हैं, जिनमें रतन लाल कटारिया भी रहे। हालांकि फेरबदल के बाद उन्हें हटा जरूर दिया गया था और अब की बार उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, हालांकि वो नहीं जीत पाएगी। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। 3 चेहरे शामिल किए जाएंगे। राव इंद्रजीत फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, यहाँ जातिगत जो सोशल इंजीनियरिंग है उसे साधने का प्रयास किया गया है। राव इंद्रजीत के माध्यम से दक्षिण हरियाणा को साधने का प्रयास किया गया है। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखा गया है। मनोहर लाल चूंकि 9.5 साल रहे और पीएम के करीबी माने जाते हैं, इनको लेकर चर्चाएं थी कि बड़ी जिम्मेदारी संगठन या सरकार में मिल सकती है। आज लगभग स्पष्ट हो गया है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है, तीनों हरियाणा सरकार। बिल्कुल ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप जानकारी भी दे रही हैं और विश्लेषण भी हम कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर अमित भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और विश्लेषण करने के लिए। अमित, आवाज पहुंच पा रही है? अमित, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल साधना। बिल्कुल अमित, देखिए एक बहुत बड़ी खबर पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि मोदी कैबिनेट में हरियाणा से नवनिर्वाचित जो सांसद हैं, 3 ऐसे सांसद जिन्हें सबसे पहले कॉल आई है, उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, जैसा कि मैंने पहले राजश्री के साथ भी चर्चा में कहा साधना कि इस बार जो हरियाणा के अगर पूरे देश की अगर पर दृष्टि डालें तो कहीं सीटों को कम आई है भारतीय जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में कम आई, उत्तर प्रदेश में उनके सांसद कम जीत कर आए हैं और ऐसे ही ऐसी कई और स्टेट भी हैं। हरियाणा के मामले में भी ऐसा ही है, पहले उनके 10 सांसद जीते थे लेकिन इस बार उनके 5 ही सांसद जीते हैं। लेकिन हरियाणा के मामले में कोटा कम नहीं होगा क्योंकि एक तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने हैं, तो ऐसे में हरियाणा का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम होने की बजाय बढ़ रहा है, ये खुशी की बात है। और सूत्रों का यही कहना है कि जो पहले से 2 चेहरे थे, राव इंद्रजीत के रूप में और कृष्णपाल गुर्जर के रूप में, उन्हें दोबारा से शामिल किया जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसे सूत्रों का कहना है। और तीसरा एक चेहरा, एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जो 9.5 साल तक देखिए मनोहर लाल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल अपना सही ढंग से चलाया और काफी उन्होंने कई नीतियों को लागू किया और अब जो है उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल रही है, ऐसा सूत्रों का कहना। हालांकि उनके मामले में कई बार चर्चा भी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। राजेंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपराजिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।